नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की। पिछले दिनों भारत में सुर्खियां बटोरने के लिए बहुत सारी खबरें थी और उनमें सबसे बड़ी ये खबर जो थी, जिसे सभी जगह पर सुना जा रहा था, देखा जा रहा था, वो थी कि तिरुपति के मंदिर के प्रसाद में कथित तौर पर एनिमल फैट पाया गया था। इस लड्डू को लेकर ट्विटर से लेकर आम जनता के बीच में बहुत सारी चर्चाएं हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई सबूत उसे नहीं नजर आता जिसके बिना पर ये कहा जा सकता है कि किसी भी तरीके की मिलावट उस प्रसाद में हुई थी। बात मिलावट की हो रही है तो भारत में मिलावट केवल प्रसाद या किसी और चीज तक सीमित नहीं है। इन्हीं दिनों दो खबरें सामने आईं। नागपुर पुलिस ने एक ऐसा रैकेट पकड़ा जो फर्जी दवाइयां, यानी कि जो नकली दवाइयां थी, टेल्कम पाउडर और स्टार्च से बनी दवाइयां सरकारी अस्पतालों को भेज रहे थे। इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ नागपुर में हुआ। इसके कुछ ही दिनों बाद भारत के औषधि नियामक सीडीएससीओ ने बताया कि कुछ 50 से 53 के करीब दवाइयां हैं जो एनएसक्यू पाई गई हैं, यानी जो जिनकी गुणवत्ता सही नहीं थी। प्रसाद का मसला हो या दवाइयों का मसला हो, मिलावट या खराब गुणवत्ता की चीज़ें कितनी हानिकारक हो सकती हैं, इस बारे में बात करने के लिए आज शो में मेरे साथ मौजूद हैं वायर की हेल्थ रिपोर्टर बनजोत कौर और डॉक्टर पार्थ शर्मा, जो कि फिजिशियन हैं और पब्लिक हेल्थ रिसर्चर हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। बनजोत, में शुरुआत आपसे करूंगी। जब हम कहते हैं कि, जैसा मैंने बताया कि नागपुर में जो दवाइयाँ पाई गई थी, पुलिस ने कहा कि वो फर्जी दवाएं थी, वो नकली दवाएं थी। फिर उसके बाद जब सीडीएससीओ ने बताया तो उसने कहा कि उनकी गुणवत्ता जो ठीक नहीं थी, उनका जो भी क्वालिटी टेस्ट हुआ उसमें वो खरी नहीं उतरी। तो ये दो तरीके की चीज़ें हैं, यानी नकली दवाएं और गुणवत्ता। तो ये क्या अलग अलग हैं? और ये जो दवाइयों की मिलावट है, ये कितनी तरह की होती है और किस तरह से होती है? ये दोनों मसले अलग हैं। जो नागपुर में हुआ वो नकली दवाइयाँ थी। नकली जी। इन द सेंस कि उन दवाइयों पे एक कंपनी का लेबल था, पर उस कंपनी ने वो दवाइयाँ नहीं बनाई थी और उसके अनुसार उसमें जो भी कुछ मिला दिया गया, स्टार्च या जी, टेल्कम पाउडर टेल्कम के पाउडर और स्टार्च आपने के बात पैकेट। की, जी। तो वो जैसे कोई और फेक प्रोडक्ट है। वो कंपनी ना बना के कोई और बनाए और उसमें वो चीज़ें मिला दे, तो वो एक फेक दवाइयाँ थी। अ, जिस सीडीएसईओ की लिस्ट की आपने बात की, वो एक बिल्कुल अलग मसला है। उन्हें बोलते हैं सबस्टैंडर्ड ड्रग्स या नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, एनएसक्यू ड्रग्स। इन ड्रग्स में क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी दवाई में आप पीछे अगर इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो लिखा होगा ये एलिमेंट उसमें 50% है, ये 40% है, 80% है। तो मान लीजिए किसी दवाई में लिखा है कि उसमें 50% पैरासीटामॉल है, पर जब सीडीएसईओ ने जांच की तो वो 50% की बजाय मान लीजिए कि 10% ही मिला। तो अगर आप कोई पैरासीटामॉल दवाई खा रही हैं, मान लीजिए 650 mg की, तो आपने ये सोच के खाया कि उसमें इतनी पैरासीटामॉल है, पर वो कम निकली। तो उसमें कोई मिलावट नहीं है, पर उसमें जितनी मात्रा में वो इंग्रेडिएंट होना चाहिए था वो नहीं। तो ये नहीं है कि आप उस दवाई खाने से तुरंत या कुछ दिनों में मर जाएंगे क्योंकि उसमें कोई मिलावट थी, पर ये हो सकता है कि आप कोई दवाई इस भरोसे से खा रही हैं कि मेरा इस दवाई खाने से ठीक होगा। जैसे थायरोनॉम दवाई है, अगर वो 125 mcg की दवाई है, अब अगर आप 125 mcg रोज खा रही हैं, पर असल में आपके शरीर में 125 जाने की बजाय मान लीजिए कि 25 mcg ही जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका थायराइड का लेवल फ्लक्चुएट करेगा, वो लिमिट्स में नहीं रहेगा। तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी और धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। अब उससे आपकी मौत होगी कि नहीं होगी वो बात की उसके बात है। दुष्प्रभाव दूसरी हाँ, बात। पर उसके दुष्प्रभाव बिल्कुल दूसरे हैं। तो इसमें तीन कैटेगरीज होती हैं जो कि खराब दवाइयां या जिन्हें आमतौर पर नकली बोलते हैं। एक फेक ड्रग्स जिनके बारे में बताया, दूसरा एनएसक्यू ड्रग्स या सबस्टैंडर्ड ड्रग्स जिसके बारे में बताया, तीसरा होता है कंटामिनेटेड ड्रग्स। जैसे कि आपको याद होगा पिछले साल एक मसला बहुत बड़ा हुआ था जब गाम्बिया के करीब 70 बच्चे भारत में बनी एक कफ सिरप से मर गए थे। हालांकि भारत सरकार ने नहीं माना कि वो हमारे यहाँ बनी थी या उसमें कोई कंटामिनेंट था, वो अलग बात है, पर कई सारी रिपोर्ट्स आई। अब उसमें जो एक टॉक्सिक या टॉक्सिन या जो जहर जहर ही था उस, विषैला हाँ, तत्व। वो पाया गया जिसका नाम था डीईजी, डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल। डीईजी का इस्तेमाल आमतौर पे इंडस्ट्री में होता है, वो टॉक्सिक फ्लूइड होता है। अब उन दवाइयों में डीईजी पाया गया और डीईजी इतना, और हमने इस पे एक विशेष रिपोर्ट भी की थी, उसमें अप टू 21%
4 दवाइयों में डीईजी पाया गया था। इतनी बड़ी मात्रा में अगर डीईजी पाया जाएगा तो उससे एक अडल्ट मर जाएगा, और ये 2 साल और 3 साल के बच्चों की कहानी थी। तो इसे कंटामिनेटेड ड्रग बोलते हैं, यानी या कोई विषैले तत्व हाँ, की मिलावट जब मिलावट। दवा में होती है। तो ये 3 अलग-अलग चीज़ें हैं। दुर्भाग्य ये है कि सोशल मीडिया की कमेंट्री में या कई सारे न्यूज़ चैनल्स की कमेंट्री में ये 3 बिल्कुल अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। इन तीनों को मिक्स कर दिया जाता है, और सबस्टैंडर्ड दवाइयों से भी मुसीबत हो सकती है कि आपके शरीर में उतनी नहीं जा रही है, पर उससे आपकी तत्काल मौत नहीं होगी। जैसे कि ये बच्चों की तत्काल मौत हो गई क्योंकि उसमें एक विषैला पदार्थ मिला था। पर जिस तरह का भय सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल्स की कमेंट्रीज में दिखाया गया, डरने की बात है, उसको डाउन प्ले नहीं कर रहे, पर वो भय वैसा नहीं है। तो जब तक इस डिस्कशन के नुआंसेस को नहीं समझा जाएगा और इसे एक एक पूरे कंफ्यूजन में एक घुमा दिया जाएगा, तो ये एक हेल्दी डिस्कशन तो नहीं ही, और आप उसके सॉल्यूशंस तक भी नहीं पहुंच सकते। डॉक्टर पार्थ, मेरा सवाल आपसे है, जैसे जो 3 हिस्से इन्होंने बताए कि भई इस 3 प्रकार की जो होती हैं दवाइयों में मिलावट या फर्जी दवाइयाँ इस तरह की। जब आप बतौर डॉक्टर एक मरीज़ को ट्रीट कर रहे हैं, किसी मर्ज़ के लिए उसका इलाज हो रहा है, यदि उसने इस तरह की कोई भी दवा ली है, तो क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं मरीज़ पर? पहले तो हमें ये समझना है कि हमारा जो देश है, वो दिन-प्रतिदिन बीमार होता जा रहा है। आईसीएमआर के हालिया की आंकड़े हैं कि जो हमारा देश है, उसमें डायबिटीज़ अभी 26% है, जो का मतलब है कि 4 में से हर एक इंसान को डायबिटीज़ है। सिमिलरली 3 में से हर एक इंसान को बीपी का बीमारी है। ये भी आंकड़े हैं कि 9 इंसान में से देश में हमारे 1 को जीवन भर में कैंसर डायग्नोज़ तो होगा ही। तो अगर हमारा देश इतना बीमार है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो दवाइयों पे हमारा जो सपोर्ट है दवाइयों का जो हमें चाहिए डॉक्टरों को, वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें अपनी पॉपुलेशन को ठीक रखना है। अब जैसे मनजोत ने बोला कि एक तो जो बीमारियाँ हैं लोगों की, जो लाइफ लॉन्ग हम क्रोनिक डिज़ीज़ कहते हैं, जो लंबे समय तक बीमारियाँ चलती हैं, खाँसी-जुकाम जैसी बीमारियाँ नहीं जो 4-5 दिन रहती हैं, ठीक हो जाती हैं। शुगर, बीपी, कैंसर जैसी बीमारियाँ जो लंबे समय चलती हैं, हार्ट की बीमारी, लिवर की बीमारी, इन लोगों को चाहिए जीवन भर दवाइयाँ। तो जैसे मनजोत ने समझाया थायरॉइड का एग्जांपल देते हुए, तो ये बीमारियाँ आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएँगी, बट इसके भी काफ़ी पहलू हैं। पहले अगर देखा जाए कि मान लीजिए अगर कोई मेरे पास बीपी की दवाई लेने आ रहा है और वो उनकी दवाई चल रही है, मान लीजिए टेलमीसार्टेन, जो इस लिस्ट में एक दवा जो पकड़ी गई है, जो जिसकी सीडीएसयू की लिस्ट थी। लिस्ट में आई है, जो एक नॉट अ स्टैंडर्ड क्वालिटी है। एक पर्टिकुलर कंपनी की दवा है वो टेलमीसार्टेन, सारी टेलमीसार्टेन नहीं। पर मान लीजिए अगर मैं उनको दे रहा हूँ 40 mg टेलमीसार्टेन चल रहा है उनका, बट मान लीजिए दवा में खाली 10 mg मिला रखा है, और अगर मैं उनको 1 महीने देख रहा हूँ, उनका बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा, 140-90 जो होना चाहिए का टारगेट, वो 160-100 जो भी है वो चले जा रहा है, तो मेरा रिएक्शन नॉर्मली रहेगा कि मैं अब डोज बढ़ा दूंगा, कि मैं अब 40 से कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं 40 का 80 कर दूंगा। तो एक तो है कि अगर वो मान लीजिए कोई और दवा की कंपनी जाके लेते हैं जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का मान लीजिए है, तो चाहिए तो उनको 40 mg, बट क्योंकि वो पहले कोई और ब्रांड ले रहे थे, अब 80 mg वाला अलग ब्रांड लेंगे, तो हो सकता है अब उस ब्रांड में अगर 80 ही हो तो उनका बीपी एकदम गिर सकता है। तो ये खतरे की बात है। तो एक ये साइड इफेक्ट है। सिमिलरली ये डायबिटीज के साथ भी हो सकता है। अगर कोई मान लीजिए ग्लिमिप्राइड, जो अगेन इस लिस्ट में पकड़ा गया है, या पहले भी ग्लिमिप्राइड की दवा जो है नॉट अ स्टैंडर्ड क्वालिटी पाई गई है देश में, तो अगर कोई 2 mg पे है और मैं देख रहा हूँ कि कंट्रोल नहीं हो रहा, मैंने 4 mg कर दिया, तो ज़्यादा शुगर की दवाई की वजह से जान जा सकती है, क्योंकि शुगर एकदम गिरेगा। 60 से नीचे अगर हमारे शरीर में शुगर पहुंच जाए तो वो जानलेवा हो सकता है। तो एक तो ये खतरा है इसकी वजह से। दूसरा है कि मान लीजिए कोई अब हार्ट अटैक के साथ इमरजेंसी जा रहा है अस्पताल में, तो कुछ इंजेक्शन जो पहले देश में इस चाहे इस लिस्ट में ना हो, जो पहले पाए गए हैं, जैसे एड्रेनलिन का इंजेक्शन, जैसे हेपरिन का इंजेक्शन, सीजर की जो फिट की बीमारी होती है उसको रोकने का इंजेक्शन फेनिटोइन, हार्ट फेलियर जिन लोगों के छाती में पानी भर जाता है और वो सांस नहीं ले पाते, फ्रूसमाइड, लासिक्स का इंजेक्शन, अगर ये लोग इमरजेंसी जाएं और उनको ये इंजेक्शन लगे और ये इंजेक्शन अगर काम ना करें, तो उस समय भी इनकी जान बचाना मुश्किल है। तो ये जो प्रभाव हैं ये लोगों पे पड़ेंगे, और अगर हमारा जो हमारा जो जन है, अगर वो स्वस्थ नहीं रहेगा, तो नेचुरल सी बात है कि जो देश की जो प्रोडक्टिविटी है वो अल्टीमेटली कम होती जाएगी, और जो हमारे सपने हैं एक विश्व गुरु बनने के, वो तो कहीं भी आसपास फिर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम अगर उतने बड़े सपने की बात ना भी करें, तो स्वस्थ नागरिकों का होना, हम सभी का स्वस्थ रहना, हम सब कुछ सुनते हैं कि हर चीज़ हमारी हेल्थ के लिए है, अंततः हम जो भी कर रहे हैं वो इस शरीर के लिए है। तो वो एक स्वस्थ शरीर रहना और इसकी जो सरकार की ज़िम्मेदारी है,
वो जो सरकार की ज़िम्मेदारी है वो क्या है? मैं जब आप ये बताते हैं कि इतने सारी जो जो आप बता रहे हैं इतनी ज़रूरी महत्वपूर्ण दवाएँ हैं, वो भी इस एनएसक्यू की लिस्ट में हैं। अ, उस समय पर ज़रूरी नहीं है कि हम विश्व गुरु बनने के लिए, हम एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी हमें स्वस्थ नागरिकों की ज़रूरत है। मंजूत, ये सवाल मैं आपसे करूँगी कि जब हम सरकार की जवाबदेही की बात करते हैं, क्या जैसे इस तरह की सूचियाँ, ये पहली सूची नहीं है, इससे पहले भी हम लोग लगातार पिछले कई सालों से रिपोर्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं हर कुछ समय पर हमें ऐसी कोई लिस्ट दिखती है जिसमें बहुत लंबी लिस्ट में नाम होते हैं कई तरह की दवाइयों के। इस पे क्या कानूनी प्रक्रिया है? कौन इसका सीडीएसयू कर रहा है? तो क्या इसके जो देखने का तंत्र है क्या है? किस तरीके से जज कर रहे हैं कौन सी दवा ठीक है? और अगर वो एनएसक्यू की लिस्ट में आ रही है, तो उसके आगे की कार्रवाई क्या होती है? देखिए, जो तंत्र है एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर, जैसे आपने बात की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर है वो ड्रग रेगुलेटर, जिसका नाम है सीडीएससीओ। सीडीएससीओ दिल्ली में बैठा है, जो कि सेंट्रल बॉडी। इसके अलावा हर स्टेट में स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं। स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज का काम ये होता है, दो दो तीन उनके महत्वपूर्ण काम है, जिसमें से एक है कि जो भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उनके स्टेट में है, उनका समय समय पर जाकर इंस्पेक्शन किया जाए और वहाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं, सारे रिकॉर्ड्स को पढ़ना, सबसे मेन काम होता है रिकॉर्ड्स को पढ़ना, वो ठीक है कि नहीं। और उनका काम उन चीज़ों को चेक करना है। सीडीएससीओ का काम मेनली ये है कि कोई नई दवा जब मार्केट में आनी है तो वो अप्रूव करना कि हाँ, ये दवा ठीक है। पर सीडीएसयू के भी अपने ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, जैसे स्टेट में होते हैं। अब होता ये है कि एक तो पूरा ये जो तंत्र है स्टेट्स में, वो भयंकर वहाँ पे अंडर स्टाफ्ड है। तो वो, अब आप ये समझ लीजिए कि अगर इस देश में कानून है और उन कानून को लागू करने का काम पुलिस का है, अब वो पुलिस ही नहीं है तो आप चाहे सिग्नल तोड़िए, चाहे किसी का मर्डर करिए, उसको कौन पकड़ेगा जाके? तो वो जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, उनका नाम भी इंस्पेक्टर्स है, वो हमारी दवाई की गुणवत्ता को बनाने के लिए एक तरह की पुलिस है, पर वो पुलिस भयंकर अंडर स्टाफ्ड है। दूसरा, अब अगर किसी ड्रग इंस्पेक्टर ने कोई सैंपल सीज भी कर लिया तो वो लैब में जाएगा। हमारे पास लैब्स पर्याप्त नहीं है, लैब्स हैं तो वहाँ पे केमिकल्स पर्याप्त नहीं है, वो रिजल्ट आने में कई दिन लग जाते। तो एक ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रॉब्लम। दूसरा ये है कि अगर कोई केस बन भी गया, अब कानून है कि अगर सब स्टैंडर्ड ड्रग होगा तो इतना जेल होगा और इतना कई आपको बार फाइन सरकार लगेगा। बहुत सारी कंपनियों को हाँ, ब्लैक लिस्ट करती है। ये सब, पर वो सारी की सारी या ज्यादातर कंपनियां कोर्ट से जाके उनको रिलीफ मिल जाता है। अब वो कोर्ट में इसलिए रिलीफ मिलता है, जैसे कोई भी केस हो, अगर एक मर्डर का केस है तो अल्टीमेटली पुलिस पकड़ लेती है, फिर चार्जशीट दायर करती है, कोर्ट में वो केस चलता है, ट्रायल चलता है। इसी तरह यहाँ भी स्टेट ड्रग इंस्पेक्टर को, वो जो उस डिस्ट्रिक्ट का या स्टेट का ड्रग इंस्पेक्टर है, उसको वो केस कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि इस कंपनी ने ये गलती की। और ज्यादातर एग्जाम्पल्स में ऐसा ही होता है कि वो केस वहां पे स्टैब्लिश नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता है कि वहां कंपनी की गलती नहीं होती, गलती होती है, पर फिर भी वो केस वाटर प्रूफ नहीं होते। और गलती से अगर लोअर कोर्ट में प्रोसिक्यूशन की बात आ भी गई तो उनको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है और ऐसे केसेस सालों साल चलते हैं। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा कोई इन कंपनियों पे प्रभाव पड़ता नहीं है। एक इसका एग्जाम्पल आपको ये बताते हैं। एक कंपनी थी डिजिटल विजन, वो कफ सिरप बनाती थी। एक साल में ऐसा हुआ कि जम्मू में उसको पीने से 12 बच्चों की मौत हो गई, उसमें भी वो डीईजी पाया गया था और ये स्टैब्लिश हुआ, एनएचआरसी ने उसका कॉम्पनसेशन दिया। उसके कुछ महीनों बाद एक मौत, एक बद्दी की एक बच्ची थी, 3 साल की, हिमाचल प्रदेश की। उसको उसको पेट दर्द की दवाई दी गई, उस बच्ची की तबीयत खराब होती चली गई, बच्ची को उसके पेरेंट्स पीजीआई चंडीगढ़ में ले गए। वहाँ उस बच्ची की तबीयत और खराब हुई तो वहाँ के बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने उस दवाई की जांच की और उन्होंने पाया इसमें डीईजी। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब उन्होंने पाया अपनी बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने वो रिपोर्ट स्टेट ड्रग रेगुलेटर को भेजी कि भाई इस कंपनी को आप देखिए। स्टेट ड्रग रेगुलेटर ने उसी दवा के उसी सैंपल को जब जांच की तो कहते हैं जी डीईजी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही दवा के सैंपल में एक में डीईजी मिल रहा है, एक में डीईजी नहीं मिल रहा है? जब स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की वायर में ही हम लोगों ने रिपोर्ट देखी तो उसमें कई सारी खामियां थी। अब उन खामियों को, ये भी केस एनएचआरसी में गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में गया, वहां पे वो केस प्रूव नहीं हुआ, उस बच्ची के पेरेंट्स को कोई कंपनसेशन नहीं मिला। तो मतलब एक
तो स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम बहुत ज़रूरी है, उस पुलिस का काम बहुत ज़रूरी है, जिसमें बहुत तरह के एक आप बोल सकते हैं कि लूप होल्स हैं। इसीलिए कोई आप अभी पिछले साल कानून बदलने की बात हुई, जिस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई कि कानून को आसान बनाया जा रहा है। मुद्दा ये नहीं कानून आसान है या कानून टफ है, उस कानून को लागू करने में इतने सारे लूप होल्स हैं कि हम आज तक कोई एक डिटरेंट नहीं सेट कर पाए। आप यूएस में देखेंगे तो कोई दवाई अगर खराब निकलती है तो उसका रिकॉल हो जाता है, उसको मार्केट से रिकॉल कर लिया जाता है। हमारे पास रिकॉल का कोई कानून नहीं। इतना होगा कि उस कंपनी को बोल दिया जाएगा, उस पर कुछ सजा होगी नहीं होगी, पर वो प्रोडक्ट वो बैच तक रिकॉल नहीं होता है। तो हम कोई बहुत बड़ा डिटरेंट सेट नहीं कर पाते हैं जिससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बतौर डॉक्टर जब आप इस तरह की स्थितियां देखते हैं तब आप क्या सोचते हैं कि जो जो भी हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, उसमें ये चीज़ किस तरह से बाधा पैदा कर रही है? देखिए, इसके काफ़ी अलग-अलग पहलू हैं। एक तो है जो डॉक्टर पे वही विश्वास होता है जब उनकी दवाइयाँ काम करती हैं। सिंपल सी बात है, कहानी है कि जो मेरा जो अंडर ग्रेजुएशन है सीएमसी वेल्लोर से है, तो वहाँ सीएमसी वेल्लोर अपना पैरासिटामॉल खुद बनाया करता था एक ज़माने में। तो उसका नाम होता था सीएमसी की दवाई, तमिल में कहते हैं सीएमसी मरन। तो लोग गाँव-गाँव से आते थे लेने के लिए कि ये गोली खाने से बुखार हो ठीक हो जाता है, सर दर्द हो ठीक हो जाता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आ गया था उस दवाई पे और वो कॉन्फिडेंस फिर वही हेल्थ सिस्टम या हॉस्पिटल पे रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ से जो दवा लेके जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। अब मान लीजिए कोई मेरे पास आ रहा है और मेरी दवाइयाँ काम नहीं कर रही, चाहे मैं जहाँ से भी ये दवाइयाँ या तो अपने स्टॉक से दे रहा हूँ या किसी और सेंटर से दे रहा हूँ, उनका फेथ मेरे पे नहीं रहेगा। फिर अगली बार वो कहाँ जाएँगे, ज़्यादातर या तो किसी और प्राइवेट प्रैक्टिशनर पे जाएँगे या आस-पास झोला छाप पे जाएँगे। तो एक तो उनके खर्चे बढ़ेंगे, जो खर्चा उनको गवर्नमेंट सेंटर से मैं जहाँ पे काम करता हूँ, वहाँ से फ्री में जो इलाज मिल रहा था, अब उनको धक्के खाने पड़ेंगे, तो उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। फिर दूसरा चीज़ हमारा क्या रिएक्शन होता है ज़्यादातर कि महँगी चीज़ जो है वो अच्छी है। तो दुकान में जो सबसे महँगा उस सेम सॉल्ट का जो दवाई है, सबसे महँगा ब्रांड होगा, लोग वो खरीदना चाहेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि ये तो अमीर लोग भी ये ले रहे होंगे, तो महँगा होगा तो अच्छा होगा। बट अगर आप ये फिर लिस्ट दोबारा देखेंगे, इसमें काफ़ी महँगी ब्रांडें भी हैं, जिनमें नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी जो पाया गया है। तो ये लोगों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। एक तो लोग हम हेल्थ सिस्टम से दूर हटते जाएँगे, फिर जो हम वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर की बात करते हैं, जब लोगों को विश्वास ही नहीं रहेगा डॉक्टर पे और इसमें डॉक्टर की भी गलती नहीं है। वो अपनी तरफ से तो सही दवाइयाँ लिख रहे हैं। जब वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही और लोग और बीमार होते जा रहे हैं, नेचुरल सी बात है कि जो डॉक्टरों के प्रति जो वायलेंस है, जो अग्रेशन है, वो भी बढ़ता जाएगा इसके साथ में। क्या इसमें ऐसा कोई तंत्र कहीं पर है जिससे आम आदमी को या डॉक्टर्स को कोई ऐसा तरीका कहीं बीच में है जिससे हम पता कर सके कि जो दवा हम खा रहे हैं कि ये दवा सही है या नहीं है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई कोई तरीका नहीं है जिससे हम खुद बता पाएँ, क्योंकि हमारा खुद का है कि हम बाटा की चप्पल वर्सेस पैरागॉन की चप्पल वर्सेस एडिडास की चप्पल। तो उसमें भी एक्सपीरियंस से ही पता लगता है। जब पहनते हैं तो कुछ अलग महसूस होता है। दवाइयाँ भी सेम हैं। कुछ लोग आके बताएँगे जब हमको कि ये ब्रांड की दवाई आपने दी थी, इससे आराम नहीं मिल रहा, या मैं खुद देखूँगा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। पहले किसी और ब्रांड से चले आ रहा था, कंट्रोल हो रहा था, अचानक से अब डीरेंज हो गया है। तो खुद एक्सपीरियंस देख के ही पता लग पाएगा। बट हम डॉक्टरों के पास या फिर पेशेंट के पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं है कि गोली देखकर बता पाएँ कि ये गोली ठीक है या गलत है। मैंने जब बात की थी आपसे कि पूछने की कार्रवाई हुई कि नहीं, अगर कोई कंपनी पकड़ी जाती है तो क्या जो कानून है उसमें किसी तरीके की जेल की सज़ा है या किसी तरह की भी कोई सज़ा या जुर्माना निर्धारित किया गया है? जुर्माना भी है, जेल भी है, पर बात फिर वही है कि कोर्ट में वो केस प्रूफ तो हो। पहले तो ड्रग इंस्पेक्टर्स जाएँ, वहाँ वो सबूत ढूँढें। पता चलता है कि सबूत कंप्लेन होने और सबूत ढूँढने के पीछे कुछ रिकॉर्ड्स चेंज हो गए। ऐसे कई एग्ज़ाम्पल्स हैं। उसके बाद वो सबूत इकट्ठे हुए, केस बना, वो केस कोर्ट में स्टैंड नहीं किया। कोर्ट में जब तक केस स्टैंड नहीं करेगा तब ना तो जेल होगी, ना तो जुर्माना होगा। तो वही बात जो मैंने पहले कही कि कानून अच्छा है या बुरा, इस पर एक डिबेट है। पर वो अच्छा हो या बुरा, बुरा भी अगर है तो वो अगर लागू ही नहीं होगा तो किसी का तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो जिस तरह से हम देखते हैं आउटरेज होता है जब किसी चीज़ में मिलावट आती है। पिछले दिनों कई बार आया कि फलां दूध में ये पड़ा है, फलां खाने की चीज़ में ये पड़ा है। हम बाकी जिस तरीके के एडल्ट्रेशंस हैं उस पे अलग बात हो सकती है, पर दवाइयाँ, जीवन रक्षक दवाइयाँ, जैसे आपने बताया कि जीवन रक्षक दवाइयाँ भी हमारे यहाँ ऐसी आई हैं जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं थी। तो इसमें भी क्या हमारे यहाँ जितनी भी नियामक इकाइयाँ हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं? हाथ क्यों बंधे हुए हैं या वो कार्रवाई नहीं करते हैं, ये तो वही बता सकते हैं। पर जो आपने इनसे पूछा कि तो ये कह रहे हैं हमारे पास भी कोई ज़रिया नहीं है कि हम पता कर सकें कि कोई दवाई अच्छी है या खराब है। तो अब उस केस में ये होता है कि अब जब डॉक्टर्स को ही नहीं पता और स्वाभाविक सी बात है कि नहीं पता है, तो वो आम पेशेंट को भी नहीं पता है।
तो वो जिस डिस्ट्रस्ट की बात कर रहे थे कि वो डॉक्टर्स के प्रति एक हो जाता है, उसका एक एक जो उसका एक और इफेक्ट होता है वो ये है कि मरीज इलाज कराना छोड़ देता है। तो इलाज कराना छोड़ देगा तो बीमारी तो नहीं चली जाएगी, हो सकता है वो अगली बार तब आए जब वो बीमारी बहुत बिगड़ गई है, या वो कराने ही नहीं आए और दूसरी अलग अलग पद्धतियों पर चले जाए जिनका कोई खास इफेक्ट भी नहीं है, जो अनरेगुलेटेड मेडिसिन हैं, फिर वो चाहे दूसरे हमारे ट्रेडिशनल। मेरा ये कहने का बिल्कुल आशय नहीं है कि हमारी जो सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ खराब हैं, पर उसमें से उनका इफेक्ट कितना है, क्या है, वो एक अलग डिबेट। और पर वो पर्सन टू पर्सन वेरी वेरी करेगा, अब कंडीशन पे वेरी करेगा। वो या झोला छाप डॉक्टर के उसमें वो चले जाएं, तो ये जो आप मतलब एक मुद्दा तो ये है कि हमने खराब दवाई खा ली और उसका असर हुआ, पर दूसरा मुद्दा ये है कि वो उस पूरे ट्रीटमेंट का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उससे ही दूर हट जाता है कि हमें तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो हम उस बाबा के पास जाते हैं या हम उस झोला छाप के पास जाते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम से जो एक पेशेंट उठ जाता है, वो सिर्फ उस पेशेंट के लिए नहीं होता है, वो हो सकता है उसके घर में कोई और बीमार हो, वो तो भी उस सिस्टम का हिस्सा ना हो। इसी तरीके के एक जो सवाल है मेरे मन में आता है कि क्या कभी आपने ऐसा कोई अनुभव देखा कि कोई दवाई लंबे समय तक खाई गई या कोई सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की या किसी भी तरीके की दवाई, और फिर उसका एडवर्स इफेक्ट किसी और बीमारी की स्थिति में आपने किसी मरीज में देखा? कि आप कह रहे हैं कि वो डोज कुछ और मिलावट हो उसमें? मान लीजिए कोई व्यक्ति जो था, कोई सो एंड सो दवाई खा रहा था बीपी के लिए, पर उससे आगे जब उसका एडवर्स इफेक्ट या किसी भी तरीके के इफेक्ट हुआ, और उसकी मान लीजिए जैसा कि मैं और मंजोत इस कार्यक्रम से पहले बात कर रहे थे कि अक्सर कैंसर की स्थितियों में होता है कि कई बार बहुत सारी दवाइयां असर नहीं करती हैं। क्या आपने ऐसी कोई स्थिति देखी किसी मरीज में कि किसी पिछली दवाई का असर था और कोई नई कंडीशन बॉडी में पैदा होने इनका पर? कहने का जो मतलब है वो ये है कि अगर किसी दवाई में मान लीजिए कोई अडल्ट्रेंट मिला है, तो एक तो उसका इफेक्ट है कि वो दवाई काम नहीं कर रही, पर वो जो अडल्ट्रेंट मिला है उसके कारण उसको एक और बीमारी और हो बीमारी जाए। हुई और फिर उस बीमारी को ट्रीट करने की जब स्थिति आई तो वो भी थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन रही। तो ऐसा बोल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि एडल्ट्रेंट है तो ही हम ढूंढ रहे होंगे कि इससे ये बीमारी आ पर सकती है। क्या ये संभव है कि ये ऐसा हो संभव सकता? बिल्कुल है, बट दूसरे तरीके से अगर देखा जाए, जैसा आप बता रहे हैं कोई और प्रॉब्लम आ सके, एंटीबायोटिक्स में काफ़ी हैं इस लिस्ट में। अगर आपको मान लीजिए निमोनिया है और 500 एमजी का ज़रूरत है और आपके टैबलेट में खाली 250 एमजी है, तो हो सकता है कि थोड़ा लंबा कोर्स चले आपका, 5 दिन में कोर्स ठीक नहीं हो रहा, 6 दिन 7 दिन, बट ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग जल्दी छोड़ दें, तो जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम आ रहा है, वो एक प्रॉब्लम है जो एक साइड प्रोडक्ट की वजह से निकल रहा है। वो उस बीमारी का प्रॉब्लम नहीं है, बट वो है कि ऐसे कीटाणु अब बन रहे हैं जो लो डोज, वो जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी दवाइयाँ हैं, उसकी वजह से वो कीटाणु स्ट्रांग होते जा रहे हैं, जिन पे अब वो दवाइयाँ काम करनी बंद हो रही हैं। तो ये एक साइड प्रोडक्ट है जो एक पब्लिक हेल्थ इशू बनता जा रहा है अब। तो इस पे जो इन्होंने बात कही उसको थोड़ा सिंप्लीफाई, ये कह रहे हैं कि अगर कोई एंटीबायोटिक दवाई है, अब उसमें कम मात्रा में है, तो वो जिस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो दवाई दी गई है और दवाई असल में तो जा नहीं रही है, कम जा रही है, तो वो बैक्टीरिया जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब वो पर्टिकुलर दवाई जो है उसके अगेंस्ट वो बैक्टीरिया असर ही नहीं कर रहा है, तो वो एंटीबायोटिक जिसको हम कह रहे हैं एंटीबायोटिक्स के प्रति एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। भारत जो है वो विश्व में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कैपिटल है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी जांच कराएं या हम अपनी जांच कराएं तो पता चलेगा कि हम पे एक रेंज बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दवाइयां कभी असर नहीं करेंगी। तो हम जब बीमार पड़ेंगे और वो एंटीबायोटिक दवाइयां असर नहीं करेंगी तो हम कहाँ जाएंगे? तो ये एक अलग मुद्दा है। हाँ, वो एक अलग मुद्दा है, पर इनके कहने का मतलब ये है कि खराब दवाइयां जो हैं वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आखिरी सवाल पंजोत आपसे मेरा रहेगा, जब हमने देखा, हम बात करते हैं कि ऐसी कंपनियां, जब हम बात करें कानून की, कानून की पालना नहीं हो रही है, हमारे पास लोग नहीं हैं, बहुत कम सुविधाएं हैं, लैब्स नहीं हैं। दूसरी चीज़ आती है पॉलिटिकल पैटर्नेज की। हम देख रहे हैं जब फार्मा कंपनियां, जो बड़ी फार्मा कंपनियां हैं, उनकी क्या, उनके ऊपर क्या कोई राजनीतिक उनको सपोर्ट मिला हुआ है? हमने देखा जब इस साल की शुरुआत में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े हुए जब मामले सामने आए, तो उनमें बहुत लंबी जो एक सूची थी वो फार्मा कंपनियों की थी। तो क्या आप ऐसे कोई तार जोड़ पाती हैं कि क्या इसकी वजह ये है कि फार्मा कंपनियां इतनी अनियंत्रित होकर काम कर रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके का कोई राजनीतिक जुड़ाव भी होगा? देखिए, आपने जो सवाल किया उसको एक तो स्पेकुलेटिव तरीके से जवाब दिया जा सकता है और एक जो सामने दिख रहा है, एकदम सामने शीशे में जो एकदम क्लियर है वो जवाब दिया जा सकता है। लेट मी चूज द सेकेंड ऑप्शन। भारत में लगभग सारी बड़ी फार्मा कंपनियां दो या तीन बड़ी एसोसिएशंस का हिस्सा है, जैसे हम मान लीजिए जर्नलिस्ट की एसोसिएशंस है या डॉक्टर्स की एसोसिएशंस।
और भारत में कानून ये कहता है कि किसी भी फार्मा कंपनी को अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस नहीं अडॉप्ट करना। अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस कि आपका एमआर या कोई डॉक्टर के पास गया, उसको बोला हम आपको इस कॉन्फ्रेंस में ले जाएंगे, उस होटल में ठहरा देंगे, आपको ये सब नहीं करना है। अब अगर दवाई की कोई कंपनी इस कानून का उल्लंघन करते हुए पाई गई, तो अब क्या उस पे कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई ये हो सकती है कि वो जिस एसोसिएशन का हिस्सा है, वो अगर वहां पे ये वायलेशन प्रूव हो गया तो वो एसोसिएशन के लोग उसको उसकी एसोसिएशन की मेंबरशिप खत्म कर देंगे। मतलब अगर मैंने एक जर्नलिस्ट होने के नाते कोई गलत काम किया, जानबूझ के गलत काम किया, तो मेरे पे और कोई कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ ये होगी कि किसी जर्नलिस्टिक यूनियन का हिस्सा है तो वो मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। ये कोई पनिशमेंट नहीं है। तो अब बात ये है कि सरकार इसे टफ क्यों नहीं बनाती इस कानून को। अब आपने जिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात की, वो सारी कंपनियां ज्यादातर कंपनियां जिनका ये देखा गया कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए और करीब करीब सभी पार्टियों को दिए, अब वो पार्टियां ही कहीं ना कहीं सरकार में है। तो क्या ऐसा माना जाए कि वो जो फार्मा एसोसिएशंस हैं, उनकी जो यूनिट्स हैं, ये फार्मा कंपनियां, उनको इनडायरेक्ट तरीके से वो सरकार को इन्फ्लुएंस कर रही थी और सरकार करे कानून उनके लिए नहीं ला उनके रही हिसाब से बना रही जी। थी। तो ये इनडायरेक्ट मतलब एक स्पेकुलेटिव लिंकेज एस्टेब्लिश करने की बजाय इनडायरेक्ट तरीके से ये दिखता है, पर क्या इसमें सच में कॉज एंड इफेक्ट है या नहीं, ये एक रिसर्च का विषय हो सकता है, पर ये कानून ऐसा है, ये हमें पता है। यानी मोटे तौर पे जब हम कहते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ दवाई बन रही है और उनको देखा जा रहा है, तो वो असल में सिर्फ कागज़ों पे हो रहा है। जब हम ज़मीन पर जाके देखते हैं, तो जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ड्रग कंट्रोल या रेगुलेटरी इकाइयाँ काम कर रही हैं, वो काम नहीं कर रही हैं। देखिए, खत्म करते से पहले एक बात बोलते हैं कि ये नहीं मान लेना चाहिए कि ब्लैंकेट एकदम सब कुछ डार्क है, क्योंकि अगर आप ऐसा कहेंगे तो लोग इतनी बड़ी जनसंख्या है, अगर सब कुछ नकली है, सब कुछ सब स्टैंडर्ड है, तो हम मेरा बहुत सवाल बीमार दवाइयों पर, पड़ेंगे। हाँ, दवाइयों पर नहीं, मेरा इकाई पर सवाल है। जो ये औषधि नियामक जो बैठे हुए हैं, जैसा आपने बताया, स्टेट्स में भी जो ड्रग इंस्पेक्टर्स बैठे हुए हैं, रेगुलेटर्स बैठे हुए हैं, ये जो काम कर रहे हैं, तो ये उस जो जब मैं मेरा ये कहना है, तो ये उस अनुपात में नहीं है जिस अनुपात में हमारे यहाँ मिलावटी सामान या ये खराब बात आपकी दवाइयाँ आ सही सकते हैं। कि जो स्केल ऑफ हम प्रॉब्लम एक्सट्रीम पे है, ना जाते हो, हम हाँ, ये समझे कि जो अनुपात होना बिल्कुल चाहिए। ठीक है आपकी बात। जो स्केल ऑफ प्रॉब्लम है और जो उसका सॉल्यूशन है, उनमें बहुत ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेट है, ये बात आपकी सही। जी, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब जिस तरह से आउटरीच हमें बाकी चीज़ों में देखने को मिलता है, जो धर्म से जुड़ी होती हैं, जो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी होती हैं, जो जन स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, पब्लिक हेल्थ के मुद्दे हैं, उन पर भी हमें उसी तरह से आउटरीच देखने को मिले। आप दोनों इस शो में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।